ओके, आज का जो क्लास होगा वो एक समरी क्लास होगा जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 से लेके कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 12 तक जितना कुछ हमने अभी तक करा है उन सब का एक समराइज वर्जन है, जिसमें हम लोग सारे थ्योरम्स को, इक्वेशंस को, जो जो हमने कर लिया है उसको मैं यहाँ पे आपके लिए एक बार रिवाइंड कराता जाऊँगा। आप इससे होगा क्या कि आपका ये जो अभी तक आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में वो थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबको लिखते जाता हूँ, आप देखते जाइए। और हाँ, ये उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगा जिन्होंने इन सारे पर्टिकुलर थ्योरम्स का जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ या मैंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 से लेके 12 तक बता दिया है, तो अगर आपने उन सब प्रूफ्स को करा है ना, तभी जाके ये ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको शुरू करते हैं। और लगभग 90% जो हमने पढ़ा है उसका तो मैं यहाँ पे समराइज़ आपको कर दूंगा। कुछ बहुत छोटे छोटे चीज़ जैसे कि डिटर्मिनेंट को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वो तो काफ़ी ईजी है, तो वो वहीं पे जाके आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 में। सो चलिए सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता था जो डिस्टेंस होता था वो होता था d। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, तो वो होता था आपका स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। दूसरा सेक्शन फॉर्मूला, इसमें हम लोग क्या देखते थे, ठीक है, इसका प्रूफ हमने कर रखा है तो प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने कहा जिन्होंने प्रूफ किया होगा उन्हीं का ये सारा कुछ अच्छे से रिवाइज होगा। जिन्होंने प्रूफ ही नहीं किया उनके लिए क्या है, फिर फॉर्मूला सिर्फ रटेंगे वो। सो चलिए, सेक्शन फॉर्मूला में क्या था कि इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है और मान लीजिए कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी को कोई भी पॉइंट इंटरनली या इसको प्रोड्यूस करने के बाद मान लीजिए एक्सटर्नली, ये पी डैश एक्सटर्नल है और ए बी के बीच का पॉइंट, यानी कि ए और बी के बीच में कहीं पे ये अगर पॉइंट है तो इसको कहते हैं इंटरनल और इसको एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर है ए बी के। तो ये जो पॉइंट पी या पी डैश है किस तरह से इस डिस्टेंस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि ए पी इज टू पी बी का जो रेशियो होगा क्या होगा, या फिर ए पी डैश इज टू बी पी डैश का जो रेशियो है वो क्या होगा, यही हम लोग देखते थे। तो इफ ए स्ट्रेट लाइन joining the points x1 y1 and x2 y2 is divided internally in the रेशियो m/n। थोड़ा सा इसको और एक बार समझ लेते हैं। मैंने अभी कहा आपसे कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन ए बी है, इसको प्रोड्यूस करके यहाँ मान लीजिए आपका कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी डैश है और यहाँ पे पी इंटरनल पॉइंट है, पी ए बी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, या फिर पी डैश एक्सटर्नली इसको किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने कहा था इस रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, बट जो सेक्शन फॉर्मूला का मेन हमारा मोटिव होता है, ज़्यादातर समय हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पी का या पी डैश का कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। हमें जो मान लीजिए ये m है, ये n है, मतलब कि मान लीजिए ए पी इज टू पी बी इज इक्वल टू m इज टू n दिया होगा आपको, और आपसे कहा जाएगा कि इस p का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, या फिर आपको
ए पी डैश इज टू बी पी डैश इज इक्वल टू एम इज टू एन दिया होगा और उस केस में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी डैश। ठीक है, तो मोस्टली सेक्शन फॉर्मूला हम लोग इसी के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में, ज़्यादातर केसेस में। इसका यूज केस बहुत ज़्यादा जगह होता है, जैसा कि अभी तक आपने देखा कि वी हैव ऑलरेडी यूज दिस पर्टिकुलर फार्मूला, जो कि हम लोग अभी करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूला। इसको काफ़ी जगहों पे हमने यूज़ किया है और सिर्फ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में ही नहीं, ये वेक्टर्स में भी हमने यूज़ किया है। हम इसको 3 डायमेंशनल जियोमेट्री में भी जाएंगे तो यूज़ करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक थ्योरम है। चलिए, so if a straight line joining points this and this is divided internally in the ratio m is to n by a point x dash y dash, ठीक है, चाहे हाँ चलिए इस तरफ से भी लिख सकते हैं, देन आपका कोऑर्डिनेट x डैश क्या हो जाता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n एंड y डैश इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। उसके बाद और if a straight line joining the points x1 y1 and x2 y2 is divided externally in the ratio m is to n by a point जिसका कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश, देन इसका x डैश, यानी कि x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सेम होता है बस यहाँ पे माइनस लग जाता है, x2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n एंड y डैश इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। अगेन इसका प्रूफ हमने पहले ही देख लिया है तो वो मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, और वैसे भी ये समरी क्लास है, इसमें सारा कुछ हम लोग समराइज करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और फॉर्मूला, तो प्रूफ किसी का नहीं करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला यही होता है अगर किसी लाइन को जो कि किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, और उन दोनों पॉइंट्स को इंटरनली या एक्सटर्नली कोई तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमें मान लीजिए फाइंड करना है, वो डिवाइड कर रहा है m/n के रेशियो में, तो इंटरनली के केस में उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो ये होगा, x कोऑर्डिनेट ये, y कोऑर्डिनेट ये, और एक्सटर्नल के केस में ये वाला होगा x कोऑर्डिनेट, ये वाला होगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, साफ है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉब्लम हमने किया था, वहां पे हम लोगों ने सेंट्रॉइड का मीनिंग काफी इंपॉर्टेंट आप सब जानते होंगे अपने जूनियर क्लासेस से, फिर भी अगर सेंट्रॉइड का अगर कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछा जाए तो वो क्या है। सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या है, किसी भी ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो वाला पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे ट्राइंगल्स के तीनों मीडियंस मीट करते हैं। ठीक है, और उस सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है उसको थोड़ा जान लेते हैं। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था इस पर्टिकुलर चीज का, और उसमें हमने फाइंड किया था कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तीसरा, the coordinates of a centroid
मतलब आपको पता होना चाहिए अ पॉइंट इन ए ट्राइंगल इनसाइड द ट्राइंगल वेयर द 3 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल मीट। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड ऑफ ए triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are मान लीजिए सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट x बार है, तो x कोऑर्डिनेट क्या होता है सेंट्रॉइड का, वो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 एंड अगर y बार इसका y कोऑर्डिनेट है तो ये क्या हो जाता है x1 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसी प्रॉब्लम में अगर डायरेक्ट प्रॉब्लम आए तो कभी कभी आप इसको भूल जाते हैं, तो इसको भूलना नहीं है। चलिए, अब किसी ट्राइंगल का एरिया, किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया जिस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कैसे फाइंड करना है? आसान है, आप सबको पता है ये चीज। फॉर द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, द coordinates of whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 is एरिया इज इक्वल टू, ये डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या होता है 1/2 डिटर्मिनेंट स्टार्ट x1 x2, इसको मैंने स्मॉल में लिया है ना, x1 x2, इसलिए इसको ऐसे ही लिखता हूँ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, और यहाँ भी एक कैच था, ये जो एक इंपॉर्टेंट चीज और, एरिया जो होता है पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, इसलिए ये अगर नेगेटिव भी आए तो आंसर में आपको इसका एज अ पॉजिटिव आंसर आपको लेना है। ठीक है, चलिए, अब ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इस केस में एप्लीकेबल होता है जब हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग इस एरिया को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, यानी कि x और y एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। बट व्हाट अबाउट ऑब्लिक एक्सिस, उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता था। सो द एरिया ऑफ द same triangle in an oblique axis of coordinates, the angle between them, इसके बारे में मैंने बताया था। ऑब्लिक एक्सिस, जब पॉजिटिव x और पॉजिटिव y जो है एक कोई एंगल बनाता है 90 डिग्री छोड़ के, ठीक है, तो ऑब्लिक होता है, मुड़ा हुआ रहता है y एक्सिस। द एरिया ऑफ द सेम ट्राइंगल, मतलब इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इन एन ऑब्लिक एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द एंगल बिटवीन देम इज ओमेगा इज, तो इसको ठीक से लिख दूं, इज ओमेगा इज क्या हो जाएगा इस केस में, एरिया 1/2 साइन ओमेगा, और बाकी सब कुछ सेम होता है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, चलिए अब पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवे में हमने देखा था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट हो और उन तीनों पॉइंट को प्रूफ करना है कि प्रूफ करिए कि वो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो उसका क्या कंडीशन होता था देख लेते हैं, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है, टेस्ट योर ब्रेन, टेस्ट योर माइंड।
whether you remember the condition or not. चलिए number 5, the condition that the three points x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are कोलिनियर इज क्या होता था, कुछ नहीं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसका डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है सब कुछ, तो यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच द डिटेल्स फ्रॉम देयर। तो ये चीज़ मैंने बताया है कि क्यों ऐसा होता है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब किसी ऐसे ट्राइंगल का एरिया जिस ट्राइंगल का जो वर्टिसेस है वो ये और ये पॉइंट है, उस ट्राइंगल का एरिया अगर 0 हो जाए, दैट मीन्स वो तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्योंकि उसी कंडीशन में ये तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। और कोलिनियरिटी मीन्स यही होता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दैट मीन्स ऑल दोज पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए नंबर 6, पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स हम थोड़ा देख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जहां भी नाम आएगा वहां पे ट्रिगोनोमेट्री हमारा इंक्लूड हो जाता है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होता था हमारा, पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम क्या करते थे कि एक पॉइंट लेते थे जिसे हम पोल कहते थे, जिसको ऑरिजिन भी कहा जाता है रेक्टेंगुलर एक्सिस के टर्म में। ये हमारा हो गया इनिशियल लाइन, इसको कहते थे हम लोग इनिशियल लाइन, राइट। अब कोई पॉइंट P है यहां पे मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसी इनिशियल लाइन पे किसी स्ट्रेट लाइन को इस तरफ P के तरफ, P जहां भी है, कहीं भी हो सकता है P, मान लेते हैं हमारा ये, इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं हम लोग अपना रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो P कैन बी इन एनी ऑफ द 4 क्वाड्रेंट्स। मान लीजिए P यहां पे है, तो हम क्या करेंगे, एक मूविंग स्ट्रेट लाइन को लेंगे और उस मूविंग स्ट्रेट लाइन का जो इनिशियल पोजीशन है उसको हम लोग मानेंगे इस तरफ, ये x मान लीजिए, ये y मान लीजिए। तो इस तरफ हम लोग इसका इनिशियल पोजीशन मान लेंगे उस मूविंग स्ट्रेट लाइन का, और यहां से जिस तरफ P है उस तरफ इसको घुमाते हैं। तो मान लीजिए इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर घुमाते हैं और यहां पे आया, तो जहां पे ये इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा ना, इस पॉइंट को ज्वाइन करेगा और जो ये एंगल बनाएगा, मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाता है, और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है r, तो P का जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा वो हो जाएगा r और थीटा, जहां की r क्या होता है, r इज द रेडियस वेक्टर ऑफ P and theta is the vectorial angle of P. So this is the polar coordinates. अब किसी भी पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स हम इसी तरह से मेजर करते हैं। पोल
जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड, ये जो O है ये ऑरिजिन कहलाता है नॉर्मली, बट जब पोलर कोऑर्डिनेट्स चूंकि हम लोग मेजर करते हैं तो इसी को हम पोल भी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग पोल भी कहते हैं। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द इनिशियल लाइन। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स इस तरह होता है। अब R जो होता है कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर R को हम उसी तरफ मेजर करते हैं जिस तरफ ये लाइन मुड़ के, जिस तरफ ये लाइन टर्न हुआ है और P के तरफ गया है, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करेंगे, दैट इज इसके अपोजिट डायरेक्शन में R हमारा नेगेटिव हो जाएगा। सपोज करिए कि पॉइंट P डैश कोई पॉइंट है, यहां पे है, इसका इस तरह से R डैश हमारा इसका रेडियस वेक्टर है। ठीक है, और ये एंगल -φ नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मैंने नेगेटिव दिखा दिया जानबूझ के। तो इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो R डैश और -φ है। R डैश यहाँ पे पॉजिटिव होगा क्योंकि ये जो रेडियस वेक्टर है ये उसी डायरेक्शन में मुड़ा है जिस डायरेक्शन में ये पॉइंट P है, उसी डायरेक्शन में ये टर्न हुआ है। तो अगर आपको नेगेटिव लेना होगा R का डायरेक्शन, तो जस्ट इसके अपोजिट कर देंगे, इसी इतना ही डिस्टेंस जितना डिस्टेंस पे ये है। सो दिस इज -R डैश हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने डिटेल में बताया है, तो आप वहां पे जाके इसको और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बस आप थोड़ा सा रिवाइव कर लीजिए। सो दिस इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। 7वां। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको लिखना चाहें तो इस तरह लिख भी सकते हैं। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है तो यहाँ लिख देता हूँ। R कैन बी पॉजिटिव, R is always positive, ठीक है, if it is measured in the direction of the vectorial angle and negative in the opposite direction, ठीक है। अब विक्टोरियल एंगल इस तरफ से यहां पे आया है, R इसी तरफ आपने मेजर किया है, तो हमारा R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में R नेगेटिव। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए हमारा विक्टोरियल एंगल है आपका -150 डिग्री, -150 डिग्री आपका विक्टोरियल एंगल है। और तो किस तरह से होगा आपका -150 डिग्री, यानी कि ये आपका इनिशियल लाइन है, ये पोल है, तो यहां पे कहीं पे होगा, मान लेते हैं। ठीक है, इस तरफ ये पॉइंट P जो है मान लीजिए यहां पे कहीं होगा, -150 डिग्री है, दिस इज -150 डिग्री। तो अगर आप R को यहां पे मेजर कर रहे हैं, यहां पे मेजर कर रहे हैं, इस तरफ मेजर कर रहे हैं, तो R इस तरफ पॉजिटिव होगा। इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे तो इस तरफ होगा। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट -R, या मान लीजिए इसको हम ले लेते हैं -5 एंड 50 डिग्री, -5 और 50 डिग्री। इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? -5 और 50 डिग्री को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं थोड़ा। 50 डिग्री, सबसे पहले 50 डिग्री किधर होगा? डेफिनेटली इधर कहीं 50 डिग्री है, तो ये इधर 50 डिग्री पे होगा। बट अब कह रहा है कि -5 यानी कि इसके अपोजिट 5 जो डिस्टेंस होगा वो लेना है, यानी कि हमारा जो पॉइंट है वो यहां है। क्या है ये? -5 और 50 डिग्री। इस तरह से इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव ले रहा है ना, तो नेगेटिव यहीं पे आएगा ये। ठीक है, नेगेटिव जो हम ले रहे हैं तो नेगेटिव इधर ही इसको आना होगा।
तो इस तरह से हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट्स, किसी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने इक्वेशंस में आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस में। ओके, आपको लोकस पता है कि क्या होता है? लोकस क्या होता है कि अगर कोई भी पॉइंट मूव करता है किसी सर्टेन कंडीशन के तहत, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस, देन द पाथ दैट पर्टिकुलर पॉइंट ट्रेसेस आउट इज कॉल्ड द लोकस ऑफ द पॉइंट। ठीक है, जो पाथ वो क्रिएट करता है मूव करते समय किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उसी पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। और आपको याद है कि किसी भी लोकस का एक ना एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक सर्कल का इक्वेशन। तो इस तरह से लोकस होता है। तो इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोकस वाला क्लास देखिए, वहां पे काफी सारा कुछ है। ठीक है, तो लोकस यही होता है, व्हेन अ पॉइंट मूव्स according to certain condition or conditions, the path it traces out is called its locus under those conditions। चलिए अब चलिए हम आ जाते हैं 7वें नंबर पे। इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पता है इक्वेशन to a straight line, equation to a straight line parallel to the y-axis is x is equal to c and equation 2a straight line parallel to the x axis is y is equal to d, where c is a constant, definitely a constant ही है, यहाँ भी where d is a constant। ठीक है, समझने के लिए कुछ नहीं है। पैरेलल टू द y एक्सिस, ये मान लीजिए कोई लाइन है। अब ये पैरेलल y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि जो इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो x कोऑर्डिनेट होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, सो x इज इक्वल टू c। अब लोकस को भी थोड़ा यहां देख लेते हैं। ये एक ऐसा लाइन है, ये वाला, जो कि किसी वैसे पॉइंट के द्वारा ट्रेस किया जा रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा c हो। इसीलिए ये क्या हो गया, उस पॉइंट का लोकस हो गया, और इस लोकस का इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू c। सिमिलरली y इज इक्वल टू d, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो हमेशा x के पैरेलल है। x के पैरेलल मतलब इस पर्टिकुलर लाइन पे हमेशा आपका जो y कोऑर्डिनेट है वो कांस्टेंट है, उसीलिए y इज इक्वल टू d, अ कांस्टेंट ऑलवेज। चलिए 8, इक्वेशन 2a straight, equation to a straight line
cutting a given intercept C with the axis of y and making a given angle, मान लेते हैं थीटा, with the positive x axis in the positive direction, ये मैं हमेशा लिखता हूं, आपको पता है, is क्या हो जाता है, y is equal to tan theta x plus c, और y is equal to mx plus c, जहां की where m is equal to tan theta is called the slope of the line. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाता है, m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है किसी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का. इसी इक्वेशन को हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 9, द इक्वेशन, अब सिर्फ इक्वेशन आएगा और स्ट्रेट लाइन में जो आपने पिछले कुछ क्लासेस में पढ़ा उसके बारे में आएगा. द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन which cuts off the intercepts A and B respectively from the, डायरेक्ट लिख देता हूं एक्सिस ऑफ, चलिए नहीं, फ्रॉम द x and y एक्सिस इज क्या होता है, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1. ठीक है, मतलब किस तरह से, इस तरह से कोई लाइन हो, x को a पे काट रहा हो, y को b पे काट रहा हो, तो इस पर्टिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1. हमने प्रूफ इसको किया है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अगर प्रूफ नहीं याद आ रहा तो डेफिनेटली थोड़ा सा पन्ना पलटिए या उस लेक्चर में जाइए और वहाँ पे जाके इसको देख लीजिए एक बार. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हो गया 9. और हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर पे. परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. द इक्वेशन टू अ straight line in terms of the perpendicular let fall upon it from the origin and the angle that this
perpendicular makes with the axis of x is, आपको याद होगा, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, स्मॉल p, यही होता था। फिगर इसका क्या है, इसका मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, इस स्ट्रेट लाइन पे ये ऑरिजिन से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल अल्फा बना रहा है, या कोई थीटा अल्फा गामा जो आप मान लें, ठीक है। तो इसी का इक्वेशन ये हमें बता रहा है। The general equation of the first degree in x and y always represents a straight लाइन। जो x और y का, अब देखिए एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है, कोई भी x और y में, x और y का जो फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसको आप मिटा दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा चीज़ है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखते हम लोग। आपको पता है कि जो जनरल इक्वेशन होता है x और y में, उसको जनरली हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और कोई भी फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन जो है एक्स और वाई में होता है वो हमेशा किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट इज द रीजन वाई आई एक्चुअली इरेज्ड इट। चलिए द जनरल इक्वेशन in first degree ax plus by plus c is equal to 0 can be reduced to the perpendicular form, यानी कि इस फॉर्म में एज फॉलोज। किस तरह से किया जाता है, राइट द जनरल इक्वेशन, जो भी जनरल इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब इस फॉर्म में जो भी किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट द जनरल इक्वेशन सो एज सी इज नेगेटिव, देन divide the equation by the square root of a square plus b square, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये चीज़ भी मैंने बताया था, इसका भी डिटेल आपको एक बार देखना चाहिए जाके, फिर से आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी में हट जाएगा। नंबर 12, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 y1 इज, क्या हो जाता है आपको, y माइनस y1 माइनस इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस
x1, where m is the slope of the line required, where m is the slope of the line. स्लोप का डेफिनेशन मैंने काफ़ी अच्छे से आपको बताया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके अब 2 पॉइंट से जब पास करे तो पिछला वाला जो इक्वेशन था नंबर 12, वो किसी एक पॉइंट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो उसका इक्वेशन हमने लिख दिया. अगर मतलब एक गिवन पॉइंट से पास कर रहा है, दिया हुआ है वो पॉइंट, द इक्वेशन टू अ स्ट्रेट लाइन passing through the two given points x1 y1 and x2 y2 is क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1, where the slope of the line is equal to m. अगर उस स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करें तो क्या हो जाता है, y2 minus y1 divided by x2 minus x1, वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज. यही स्लोप का एग्जैक्ट डेफिनेशन होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. एंगल बिटवीन, ब्लैक वाला ज़्यादा अच्छा चल रहा है ना, और इसको मिटाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी. ब्लू वाला बहुत दिमाग खराब करता है मिटाने में. एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस. ठीक है. केस 1, इफ the equations of the two straight lines are y1 y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, then tan थीटा, जो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दीज टू स्ट्रेट लाइंस, क्या होता है हमारा m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2, और इसी को लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan इनवर्स m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2. ठीक है. और साइन किस तरह से लेना है हमें पता है यहाँ पे. ठीक है. थीटा नॉर्मली हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं. थीटा जो है नॉर्मली हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए इसको आप इस तरह से मॉड्यूलस के अंदर भी दिखा सकते हैं.
अब tan थीटा नेगेटिव पॉजिटिव हम इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो हमें बताता है ऑब्ट्यूस और एक्यूट एंगल के बारे में, सो दैट इज द रीजन वाई। ठीक है, बट थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहीं कहीं क्लियरली मेंशन किया हुआ रहेगा कि थोड़ा थीटा का साइन दिखा दीजिए, तो उस केस में हम साइन को इंक्लूड कर लेंगे, बट बहुत रेयरली उस तरह के सिचुएशंस आते हैं, बहुत रेयरली। और जहां भी वैसा दिया रहेगा उस तरह का सिचुएशन होगा तो आपको पर्टिकुलरली वहां लिखा रहेगा कि इसके साइन को आपको इंक्लूड कर देना है, यहाँ पे दिखा दीजिए कि साइन क्या आ रहा है। हो सकता है वो समझना चाहता हो कि अगर नेगेटिव साइन आए तभी मैं समझना चाहता हूं कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट है, इस तरह का कुछ, अदरवाइज ये आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको मिटाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। केस 2, इसी में दूसरा केस देख लेते हैं। केस 2, इफ द इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइन्स आर, इस तरह से दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसका भी इंक लग रहा खत्म है, 0, देन खत्म है दोनों का, मुझे ब्लू पेन ही यूज करना होगा ऐसा लग रहा है। चलिए कोई नहीं। देन tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, और इसी को हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स b1 a2 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाई a1 a2 प्लस b1 b2, इसको भी मॉड्यूलस में। अच्छा एक और चीज देखिए, आप जो साइन वाली बात हो रही थी, साइन की बात हो रही थी, अब मान लीजिए कि tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 आ जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ थीटा को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, थोड़ा सा ये समझते हैं। अब इसका साइन डेफिनेटली डिपेंड करेगा कि m1 या m2 मतलब m1 या m2 में से एक दूसरे से बड़ा या छोटा या बराबर कौन सा है। ठीक है, तो हम हमेशा इसको इस तरह से तो लिख सकते हैं ना कि tan थीटा हमेशा पॉजिटिव आए एंड देन थीटा इज ऑल्सो अ पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब अगर इसी को हम लिखें tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, मान लीजिए कि हमारा m2 बड़ा है, m2 बड़ा है, जो भी स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है हमारा इस तरह से, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 एंड y इज इक्वल टू m2x प्लस c1 प्लस c2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पहला इक्वेशन मानेंगे तो ये वाला आएगा। हमें पॉजिटिव करना है तो इसको पहला इक्वेशन और इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अगर m2 हमारा बड़ा है m1 से तो हम क्या करते हैं कि इसको पहला इक्वेशन मान लेते हैं और इसको दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, तो वो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m1 m2। तो इस केस में आपको पता है हमारा क्या, हमारे साथ क्या यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ये पॉजिटिव आएगा हमेशा। लेकिन ये एक ऐसे ही, मतलब क्या कहते हैं इसको, एक रफ एस्टिमेट है, ये एक रफ कॉन्सेप्ट है। तो अच्छा होगा कि आप बस ये याद रखें कि थीटा को हमें पॉजिटिव लेना है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि m1 या m2 में से कोई नेगेटिव हो, m1 या m2 में से कोई नेगेटिव हो, ये भी तो हो सकता है ना। लेकिन उस केस में भी हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि ये हमारा एक पॉजिटिव क्वांटिटी आए, हम हमेशा उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन इतना हमें नहीं जाना है इस तरह से ग्रेटर देन या लेस देन करके। वी हैव टू रिमेंबर दैट
थीटा कैन बी ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स इट। ठीक है, इसीलिए चलिए बाकी कहीं पे आपको प्रॉब्लम हो साइन में अगर इसके तो मेरे से आप पूछिए, मैं उसको आपको ठीक से क्लियर कर दूंगा। वैसे इसमें क्लियर करने लायक कुछ है नहीं। चलिए थोड़ा सा साइन को आज देख ही लेते हैं। अभी मान लेते हैं हमारा m1 जो है ग्रेटर है m2 से। ठीक है, दो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अगर m1 ग्रेटर देन m2 है और ये साइन दोनों का पॉजिटिव है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पॉजिटिव ही आएगा। बट m1 ग्रेटर भी है और m1 नेगेटिव है, m1 ग्रेटर भी है, m1 नेगेटिव है, तो हम लोग क्या करेंगे? आपको पता है, तो हम लोग इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे। तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा? tan इनवर्स m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। इससे होगा क्या आपको ये पता है? इससे होगा ये कि जो आपका m1 है ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये आ गया आपका पॉजिटिव, थीटा हो गया आपका पॉजिटिव। तो इस तरह से हम लोग इसको सोच सकते हैं, क्योंकि भाई ये तो नहीं कहा गया है ना कि दो गो लाइन है, दो लाइन के बीच का हमें एंगल निकालना है, तो हमें पहले लाइन का एक पहला लाइन और दूसरा लाइन, उसको पहला लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, कोई भी लाइन हमारे लिए पहला लाइन हो सकता है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग से हम हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं m1 m2 को या इन दोनों इक्वेशंस को कि थीटा हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब भी थीटा इस तरह से लिखेंगे और पॉजिटिव आएगा तो हमारा क्या होगा? वो एक्यूट एंगल होगा, टेंजेंट टू द एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, बट फिर से मैं कह रहा हूं कि सबसे अच्छा तरीका है कि आप यही याद रखिए कि थीटा इज इक्वल टू दिस, थीटा इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, दैट्स इट। आपको पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, जहां कहा गया नेगेटिव के लिए वहीं पे आपको नेगेटिव के बारे में सोचना है, नहीं तो कुछ नहीं। ठीक है, अब आप जब ऐसे लोनी का किताब खोलेंगे ना तो वहाँ पे ये मॉड्यूलस साइन नहीं दिया हुआ है, और मेरे ख्याल से वो सबसे अच्छा तरीका है इसको लिखने का। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स ने यहाँ पे मॉड्यूलस साइन लिख के रखा है, तो वैसा आप कर सकते हैं। यू कैन राइट एज इनसाइड द मॉड्यूलस दिस पर्टिकुलर क्वांटिटी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट मेरे ख्याल से आपको इसको हटा के ही लिखना चाहिए। अगर आप इसको रख के लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको याद रखना है कि आपको हमेशा नॉर्मली जनरली इसको पॉजिटिव लेना है, जहाँ पे नेगेटिव का कहा जाएगा वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव क्वांटिटी को इंक्लूड करना है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि एंगल में नेगेटिव क्वांटिटी, जैसा कि हमने देखा है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस मीट करते हैं तो हमेशा दो एंगल बनता है, एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब ये टोटल एंगल 180 डिग्री है, मान लेते हैं कि ये हमारा 105 डिग्री है। अब थोड़ी ना ये माइनस 105 डिग्री है, बट हाँ tan थीटा जब नेगेटिव आ रहा है दैट मीन्स जो थीटा है, अगर tan थीटा नेगेटिव मतलब क्या, tan 105 का वैल्यू ही तो नेगेटिव हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल का टेंजेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसीलिए ये नेगेटिव आ सकता है। बट यहाँ पे अगर पर्टिकुलरली दो स्ट्रेट लाइन का एंगल देखें तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्शन तो दिखाना नहीं है कि एक्स एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज के क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज की तरफ, ऐसा कुछ तो हमें दिखाना नहीं है। दैट इज द रीजन वाई वी ऑलवेज टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना होगा। जब यहाँ पे पॉजिटिव मान लीजिए ये थीटा का वैल्यू 105 डिग्री आ जाएगा, दैट मीन्स उसका टेंजेंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसीलिए साइन का यहाँ पे कोई ये नहीं है, साइन हमेशा आपको जनरली पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें सोच विचार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप साइन का केस आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ होगा तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है, और ये जो है ये ज़बरदस्ती साइन को हम
ऐसा इस तरीके से m1 इस लाइन, दोनों लाइंस के इक्वेशंस को लिख रहे हैं कि हमारा ये थीटा पॉजिटिव बन जाए। ये हम जबरदस्ती कर रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन उसको भी हमें पॉजिटिव करके ही आंसर लिखना है। ठीक है, अब मान लीजिए इसका आंसर आपका थीटा आ गया -15 डिग्री। अब -15 डिग्री आ गया तो इसका क्या मतलब है? माइनस, अब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस की हमारे पास बात ही नहीं हो रही है। थीटा जस्ट दोनों लाइंस के बीच का एंगल है, तो -15 डिग्री का क्या यहाँ पे मतलब हो रहा है? कोई डायरेक्शन दिखाना ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए जब -15 डिग्री आया, दैट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं 15 डिग्री क्या, +15 डिग्री का, जस्ट एन एंगल 15 डिग्री। प्लस माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हम एक एंगल की बात कर रहे हैं जो दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में बन रहा है, और वो 15 डिग्री है। डेफिनेटली वो दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल होगा, तो इसीलिए साइन का कोई यहाँ पे महत्व रहता ही नहीं है। सो दैट इज वाई थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से आप हमेशा जा सकते हैं, जबरदस्ती इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमेशा थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी ही आए। इट इज एक्चुअली अप टू यू कि आप किस तरह से लिखना चाहते हैं दोनों इक्वेशंस को, क्योंकि हमें कभी ये नहीं कहा जाता है कि ये पहला लाइन है, ये दूसरा लाइन है। जस्ट दो लाइन से दोनों के बीच का एंगल निकालना है, तो इट इज अप टू यू हाउ यू आर एक्चुअली वांटिंग टू राइट दीज टू इक्वेशंस। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देने वाला सिचुएशन होता है। ये हमारा सीधा साधा केस है, तो हमें यही सीधा साधा केस याद रखना है, दैट्स इट। ठीक है, थीटा आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है। ठीक है, और आपको ये याद रखना होगा कि अगर tan थीटा हमारा पॉजिटिव आया, दैट मीन्स थीटा या दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल हम निकालना चाह रहे हैं वो एक्यूट एंगल है। अगर tan थीटा नेगेटिव आया, दैट मीन्स दोनों लाइंस के बीच का जो ऑब्ट्यूस एंगल है उसके बारे में चर्चा हो रही है, दैट्स इट। पॉजिटिव नेगेटिव इसके लिए यही बताता है। अगेन थीटा इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी। चलिए, ये जरूरी था थोड़ा सा, मैंने इसलिए डिटेल में इसको डिस्कस कर दिया। हाँ, कितना नंबर हमें लिखना है? 15 तक हो गया था ना? कौन सा नंबर लिखा था हमने? 14, मुझे नंबर याद नहीं है कौन सा नंबर था यहाँ पे। 1 मिनट, एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 था। 14 था, अब 15वां हम लोग करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए। ओके, टू straight lines are parallel if their slopes are equal। दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होगा जब उसका स्लोप इक्वल होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों होगा? आप एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन से समझ सकते हैं। मतलब क्या? tan थीटा आपका 0 आएगा, मतलब m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 आएगा। दोनों स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपका इक्वल है। सो दिस इज द कंडीशन। टू straight lines are
perpendicular if the product of their slopes is equal to -1. ठीक है, that is if y is equal to m1x plus c1 and y is equal to m2x plus c2, then these lines are perpendicular if m1 m2 is equal to -1. लगता है इस वाले 15 नंबर पैरेलल के लिए m1 is equal to m2 होना चाहिए. That's it. चलिए आगे बढ़ते हैं. 16. The equation to any straight line parallel to the straight line ax plus by plus c is equal to 0 is ax plus by plus d is equal to 0. ऐसा क्यों? मान लीजिए कि यहां से हमें दिख रहा है कि दो स्ट्रेट लाइंस पैरेलल होगा जब उनके स्लोप्स इक्वल होंगे. अब यहां से इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी, क्योंकि भाई यही होगा ना, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस डी बाई बी. ऐसा लिख सकते हैं ना इसको. तो अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी. इसका भी स्लोप माइनस ए बाई बी, तो दोनों का स्लोप बराबर. दैट मीन्स दोनों स्ट्रेट लाइंस जो होंगे वो क्या होंगे? पैरेलल होंगे. सो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में, हमेशा आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन को इस फॉर्म में तो आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हैं. तो कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है तो उस स्ट्रेट लाइन के पैरेलल अगर किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा जा रहा है देन दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. सिमिलरली the equation to any straight line perpendicular to the line ax plus by plus c is equal to 0 is ba minus, माफ करिएगा, bx minus ay प्लस डी इज इक्वल टू 0. ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर दोनों परपेंडिकुलर है, ये और ये दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए? -1. इसका स्लोप कितना हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा आपको b बाई ए. इसका स्लोप माइनस ए बाई बी. दोनों को काटिए, कितना आ रहा? -1. ठीक है, कॉमन चीज है, बेसिक सी चीज है. चलिए 18. ये इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट था. इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस, याद रखिएगा इक्वेशंस है, प्लूरल है ये. स्ट्रेट लाइंस which passes through a given point x dash y dash and make a
given angle alpha with the given straight line y is equal to mx plus c is क्या हो जाएगा हमारा y minus y dash is equal to m plus tan alpha by 1 minus m tan alpha into x minus x dash, and y minus y dash is equal to m minus tan alpha divided by 1 plus m tan alpha into x minus x dash। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशंस हैं स्ट्रेट लाइंस के। किसी ऐसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो कि ऐसे स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस जो किसी एक ही पॉइंट से होके पास कर रहे हैं और किसी गिवन स्ट्रेट लाइन से जिसका इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है उस स्ट्रेट लाइन के साथ सेम एंगल अल्फा बना रहा है। इस थ्योरम के बारे में मैंने आपको बताया है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ये तो बहुत रिसेंटली मैंने करवाया है तो आपको याद होगा। चलो, कितना नंबर था अभी, हमने कितना नंबर किया था, फिर मैं नंबर भूल गया हूँ। 1 मिनट। पंद्रह, 16, 17, 18, 19, 20, ये 20वां हम लोग करेंगे। 19 तक कर लिया था हमने। 20 लेंथ ऑफ द perpendicular drawn from a given point x dash y dash to a given straight line ax plus by plus c is equal to 0 is क्या होता है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स हमारा, ये होता है ax डैश प्लस by डैश प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए। और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स चूंकि लेंथ है तो हमेशा पॉजिटिव होता है। 21 यहीं पे एक चीज और लिख लीजिए। अब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin is equal to what? c by square root of a square plus b square।
ठीक है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन इज इक्वल टू सी बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गुड, वेरी गुड। क्योंकि ऑरिजिन से करेंगे तो गिवन पॉइंट हमारा 0 0 हो जाएगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 0, दैट मीन्स दिस इज द रिक्वायर्ड लेंथ 21। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी दो स्ट्रेट लाइन का तो बताने की जरूरत नहीं है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना है, हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। सो दिस इज समथिंग आई एम गोना स्किप। चलिए बता देता हूं। The coordinates of the point of intersection of two straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is, सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, x बाई b1 c2 माइनस c1 b2, y बाई a2 c1 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। दैट्स इट, हो गया हमारा 22। द कंडीशन दैट 3 स्ट्रेट लाइन्स मीट इन ए पॉइंट। चलिए भाई, इसके लिए मुझे इरेज करना होगा। ट्वेंटी टू ही है ना। द कंडीशन दैट द 3 given straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a3x plus b3y plus c3 is equal to 0 are meet in a point is कुछ नहीं, सिंपल सा कंडीशन है, तीनों का एलिमिनेंट फॉर्म वही कंडीशन है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 is equal to 0। that's it, this is the required condition। ठीक है, चलिए equation to any straight line which passes through the equation to any straight line which passes through the point of intersection of two straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 where x1 y1 is the coordinates of the point of intersection of the given lines. So this is the required equation. हम x1 और x2 आराम से फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का, दो स्ट्रेट लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वी कैन एक्चुअली इजीली फाइंड आउट दैट एंड सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ x1 एंड y1, वी गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन. हाँ, हमें m फाइंड करना होगा तो कोई और कंडीशन डेफिनेटली दिया होगा जिससे कि हम m को फाइंड कर सके. m क्या है? जिस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करना चाहते हैं उसका स्लोप है. और एक और इसका तरीका होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये भी हो जाएगा. वेयर लेमडा इज सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट. जैसे यहां m था, उसको फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन दिया होगा. तो ये भी हमारा एक इक्वेशन है. या तो आप इस तरह से फाइंड करिए, नहीं तो इस तरह से फाइंड करिए. दिस इज ऑल्सो द इक्वेशन टू द रिक्वायर्ड स्ट्रेट लाइन विच एक्चुअली पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन्स. ठीक है, तो इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए. अगर इस तरह भी बनाइएगा तो डेफिनेटली अगर आप इस तरह भी बनाएंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंडीशन और दिया होगा जिससे कि आप लेमडा को फाइंड आउट कर सकें. इसका सारा डिटेल मैंने बताया हुआ है, तो आप वहाँ जाके इसका भी डिटेल देख सकते हैं. ये काफ़ी रिसेंटली ही बताया है, तो आई होप देयर इज नो प्रॉब्लम इन इट. चलिए, तो आपको जो अच्छा लगे, ये वाला ज़्यादा अच्छा होता है बनाने के लिए, छोटा पड़ेगा आपको इस फॉर्मूला को अगर यूज़ करेंगे तो. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Equations of the bisectors. This is going to be the last topic. नंबर क्या था, मैं भूल गया हूँ. 26 था शायद. 26 नहीं होगा, आई थिंक 25 होगा मेरे ख्याल से. जो भी है आप देख लीजिएगा नंबर थोड़ा. द इक्वेशंस टू द bisectors of the straight lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाई. हाँ, एक चीज और इस इक्वेशन में याद रखना है कि आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले इन दोनों इक्वेशंस को इस तरह से लिख लेना है कि C1 और C2 जो है वो सेम साइंस के हो जाए, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव. चलिए
a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. ठीक है. नोट, always write the equations of the given lines. इन दोनों जो given lines है, given lines such that C1 and C2 are of the same साइंस. आइदर पॉजिटिव दोनों हो या आइदर नेगेटिव दोनों हो. चलिए, सो दैट्स इट. अभी तक हमने इतना किया है. तो आपने देखा कि अगर हम प्रूफ नहीं करेंगे तो जितना अभी तक किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2 क्लास लगते करने में, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता. ठीक है. अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े नहीं हैं मेरे साथ, तो इसीलिए मैं क्लास में थोड़ा सा लेट भी करता हूँ. बट अदरवाइज हाँ, थोड़ा सा और लगभग 15-20 दिन 25 दिन और उतना तो नहीं, लेकिन लगभग 15 दिन और कम ही लगता है जितना अभी तक हमने करा है. ठीक है. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करूँगा और उसके बाद टाइम टेबल काफ़ी मतलब जो शेड्यूल है काफ़ी एक कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, काफ़ी सही हो जाएगा. ठीक है ना. तो क्लासेस जैसा कि मैंने कहा था अब रेगुलर होगा. ऑलमोस्ट मैं कोशिश करूँगा कि डेली एटलीस्ट एक क्लास करूँ. तो देखते हैं. ठीक है. पता चल जाएगा आपको 7-8 दिन 10 दिन में आपको पता चल जाएगा. अगर मैं कॉन्टिन्यूसली क्लास लेने लगा तो समझ लीजिए कि अब क्लास इसी तरह से डेली होंगे. ठीक है ना. तो आपने देखा कि अगर हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं तो कितनी जल्दी हम सब कुछ कर सकते हैं, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. ठीक है. अगर जिन्होंने इस फॉर्मूला का प्रूफ ही नहीं देखा है तो कहाँ से इसको याद करके उनका क्या फ़ायदा होगा, वो क्या करेंगे इसको याद करके. They don't know how to apply this particular formula. Then what is the reason of being actually seeing it? कोई फायदा ही नहीं है इसको देखने का. तो समरी अब हमेशा, क्योंकि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में एक्चुअली इतने सारे इक्वेशंस है और वो सारे के सारे इक्वेशंस हमें याद रखने होते हैं. इसीलिए कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का जो समरी है वो टाइम टू टाइम हम करते रहेंगे. इनफैक्ट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ही क्यों, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, उनका भी समरी हम लोग बहुत जल्दी करेंगे. वेक्टर अलजेब्रा उसका भी करेंगे, बिकॉज these are those kinds of topics in which there are so many formulas have been actually included. So that is the reason why we need to do these chapters again and again as a summary, as a brief समरी. उस तरह से हम इन पर्टिकुलर चैप्टर्स को देख सकते हैं. लेकिन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में हमें बहुत फार्मूलाज याद रखने होते हैं, सबसे ज़्यादा इक्वेशंस इसी में याद रखना होता है. इसीलिए हमें कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का समरी बीच बीच में करते रहना चाहिए ताकि सारे इक्वेशंस थोड़े रिवाइज होते रहे. सो दैट्स इट. अब ये एक और कारण था इसका, क्योंकि नेक्स्ट क्लास हमारा प्रॉब्लम क्लास होगा और अगले 1 या 2 क्लास हमारे प्रॉब्लम क्लास होंगे. उसमें अभी तक हमने जितना कुछ करा है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का, ऑलमोस्ट उन सब का यूज होने वाला है. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वाई आज मैंने आपको ये छोटा सा एक ब्रीफ समरी क्लास, जो भी अभी तक हमने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 1 से लेके 12 तक जो भी किया है, 12 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के टोटल 12 क्लासेस हैं, कुछ प्रॉब्लम क्लासेस हैं. तो मैं बस क्लासेस की बात कर रहा हूँ. तो इन 12 क्लासेस में हमने ये सब कुछ किया हुआ है. तो इन्हीं 12 क्लासेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में अगला क्लास हमारा प्रॉब्लम क्लास का होने वाला है. ठीक है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्लास. चलिए, आज के इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं. आई होप आपको ये समरी ठीक लगा होगा. ये इसका कॉन्सेप्ट, ये बताने का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छा लगा होगा. दैट्स इट. थैंक यू.